हाँ जी दोस्तों, आ गए आप। हम भी आ गए। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जीएसटी, व्हाट इज़ जीएसटी, और आपके अंदर की क्यूरियोसिटी जागी होगी और आपने क्लिक किया होगा कि देखते हैं व्हाट इज़ जीएसटी। तो फिर देखते हैं व्हाट इज़ जीएसटी। ये इसका मतलब तो है कि जीएसटी क्या है, बट थोड़ा सा और मैं इसको बताता हूँ कि सेशन में होगा क्या। कि हम देखेंगे एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से कि जीएसटी क्या है, उसको कितना अंडरस्टैंड मिनिमम होना चाहिए, कितनी अंडरस्टैंडिंग मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम तो कितनी भी कर सकता है, मिनिमम अंडरस्टैंडिंग एक लेमैन को कितनी होनी चाहिए। और ये मैं एक सीरीज़ यहाँ पर डिलीवर करूँगा। जर्नल स्टूडेंट्स के लिए भी है, स्टूडेंट ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए मेन जो है वो इस यहाँ पर रिवीजन के पर्पज से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। ओके, तो जर्नली बेसिक से स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पर हम। ओके, और कुछ अगर यहाँ पर मिथ होते हैं कुछ लोगों के जीएसटी के लेकर, तो वो मिथ भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे कि जीएसटी हमारी जेब से पे होता है, बिज़नेस के लिए बर्डन है, ऐसा कुछ अगर किसी को लगता है तो नहीं, वो मिथ भी यहाँ पर जो है रिजॉल्व हो जाएंगे लोगों के, अगर किसी के हैं। तो इसमें पहला टॉपिक रहने वाला है वीडियो में व्हाट इज़ जीएसटी और नेचर ऑफ जीएसटी, और यहाँ पर रहेगा नेचर ऑफ जीएसटी के बाद टाइप ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स का है ना, टैक्स का टाइप है। टाइप ऑफ जीएसटी मतलब टाइप ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स। ओके, नेचर हो गया। और फिर दूसरी इसमें एक चीज़ और बात करेंगे, एप्लीकेबिलिटी। वीडियो का एजेंडा यही है, दो चीज़ें कि व्हाट इज़ जीएसटी एंड दूसरा एप्लीकेबिलिटी। फटाफट से करते हैं। और चीज़ों को बेसिकली तुमने क्या सुनना है ध्यान से, और ध्यान से अगर मुझे सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़ा ही जो है सिंप्लीफाइड मैनर में यहाँ पर जो है मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा आपको। तो यहाँ पर जो ये सीरीज़ होने वाली है, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो पूरी सीरीज़ आपको यहाँ नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप उन वीडियोस को देखते रहेंगे। 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होगा और आप अपडेट हो जाएंगे अपने व्यापार में जीएसटी को कैसे तुम्हें लगाना है। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं और उसमें रेंट देते हैं, वहाँ पर जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर जो है ख़रीदार को, जहाँ जबकि उसका रजिस्ट्रेशन है नहीं, लेकिन फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोई बिज़नेस ऐसा है कि उसको अभी नया नया चल रहा है, तो उसको यहाँ पर जो है उसको कन्फ्यूज़न है कि रजिस्ट्रेशन लें ना लें, कौन सा रजिस्ट्रेशन लें, है ना, कंपोजिट लें या फिर रेगुलर टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लें, कब रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके प्रोडक्ट रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्वेरीज़ में आप लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये सीरीज़ यहाँ पर होने वाली है और आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं फिर व्हाट इज़ जीएसटी से, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और आपको यहाँ पर बिल्कुल चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ जीएसटी, हमारा क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ जीएसटी, इसको मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन क्यों लिखा मैंने, क्वेश्चन मतलब हर किसी का एक क्वेश्चन होगा। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से मुझे बताओ जीएसटी क्या है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीएसटी को खोल लेते हैं। तो जीएसटी, जी मतलब क्या, एस मतलब क्या, टी मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। स्टार्ट करते हैं फुल फॉर्म से। तो फुल फॉर्म है, जी से हुआ गुड्स, एंड एस से हुआ सर्विस, और टी से हुआ टैक्स। ठीक है, टी से हुआ टैक्स, तो फुल फॉर्म बन गया इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। जीएसटी अपने आप में ही एक एक्ट है, और जीएसटी अपने आप में ही 4 एक्ट का समूह है। हम सोचते हैं जीएसटी बोल तो देते हैं, बट जीएसटी एक्ट जो है, जीएसटी एक्ट
अपने आप में कोई ऐसा नहीं है कि एकमात्र एक्ट है। जीएसटी 3 एक्टों से मिलकर बना है मोटा मोटी, वो है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये सब एक्ट है, ठीक है, ये सब एक्ट है। तो यूटीजीएसटी एक्ट। तो अब समझिएगा यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहाँ पर इसकी हो गई फुल फॉर्म। फुल फॉर्म में पता लगी, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब ये एक्ट जो है 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स आए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये 2017 में आए और इनसे मिलकर हमारे पास हमें मिला एक जीएसटी एक्ट। अब जो है सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनका भी देख लेते हैं एक बार। तो सीजीएसटी का मतलब क्या है? जो सीजीएसटी है, सी में सी जो है, सीजीएसटी में सी जो है वो डिनोट करता है सेंट्रल को, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस में स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। आई करता है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। इसको अगर छोड़ दें आई को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर लगता है इंटीग्रेटेड क्यों, तो इसको अभी 1 मिनट के लिए साइड रख देते हैं, पहले सिंपल कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये जो हमारे ये वाले हैं सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। अब कुछ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर यूटीजीएसटी क्या है। तो यूटीजीएसटी बिल्कुल सिंपल कुछ भी नहीं है। जैसे कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली में एक तो यहाँ पर जो है एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, बस इतना सिंपल है। क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, जो भी यूनियन टेरिटरी जहाँ पर भी है, जैसे पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। वहाँ पर एसजीएसटी लिखा नहीं आएगा बिल में आएगा यूटीजीएसटी। तो ये इन सब से मिलकर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी से मिलकर, इन सभी एक्ट से मिलकर क्या बनता है? सीजीएसटी एक्ट। अब पहले मैं बात करता हूँ कि हमें पता लग गया क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट है। अब हम बात करते हैं कि गुड क्या है, सर्विस क्या है, ठीक है। टैक्स तो ठीक है, टैक्स हमें पता है कि लीगल ऑब्लिगेशन है, टैक्स भी देख लेंगे क्या है। इनको और बाकी और खोलते हैं कि गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, ठीक है, और टैक्स क्या है। जब भी तो पता लगेगा जीएसटी। तो गुड्स का मतलब हो गया, जी का मतलब हो गया गुड्स, ठीक है। एस हो गया सर्विस, और टी हो गया टैक्स, ओके। तो गुड्स का मतलब क्या हो गया? एनी थिंग, एनी प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? गुड्स है, ओके। अब मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी जो हम रोज़मर्रा में देखते हैं, जैसे कि बाइक हो गई, ठीक है, मूवेबल है, हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। एक जो है पैक्ड मिल्क हो गया, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, जूते हो गए, ठीक है, स्केटबोर्ड हो गया। ये सब मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आ रहे हैं, आपके दिमाग में जो आ रहा है, जो भी मूवेबल है, जिसको भी हम लेके जा सकते हैं खरीद के एक जगह से दूसरी जगह, जो कि मूवेबल है, तो वो क्या है? गुड्स है, ठीक है। हम गुड्स आमतौर पर अपनी लाइफ में बहुत सारे देखते हैं, हर रोज़ जैसे बिस्किट खरीदते हैं दुकान से, तो वो मूवेबल है, तो वो गुड्स है। और सर्विस क्या है? एनी थिंग विच इज नॉट गुड्स, जो गुड्स नहीं है, समझे बात को? एनीथिंग विच इज नॉट गुड्स, ध्यान से समझो यहाँ पे लिखा क्या है। ऐसी कोई भी चीज़ जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। ये डेफिनेशन मैं अपने पास से नहीं बना रहा हूँ, हालांकि डेफिनेशन पूरी नहीं है, मोटा मोटी डेफिनेशन बता रहा हूँ। ये सेक्शन 2 में लिखी हुई डेफिनेशन है CGST एक्ट की, ठीक है। बाकी सेक्शन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करके याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटी आपको समझना है चीज़ों को तो। और बाकी डीप डाउन
अगर रूटेड समझना है तो फिर सेक्शन 2 ये सब चीज़ याद रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख भी सकते हैं। सेक्शन 2 में लिखिए कि सर्विस का मतलब है एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड्स। तो गुड्स क्या है? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है। सर्विस क्या है? एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड्स। अब गुड्स मतलब तो हमें पता है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। सर्विस क्या है? जो गुड्स नहीं है वो मूव सर्विस है। बाकी अगर और सिंप्लीफाइड करता हूँ तो सर्विस हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि जैसे बैंक एक सर्विस प्रोवाइडर है। बैंक हमें कुछ बेचता नहीं है, वो हमारे को सर्विस देता है। हम उसके पास एक खाता खुलाते हैं, अपने पैसे वहाँ पार्क करते हैं, ठीक है। वो हमारे उन पैसों पर कुछ इंटरेस्ट देता है, वो सब चीज़ अलग है, लेकिन हमारा पैसा सेफ है उसके पास। बैंक की लॉकर की सर्विस, हमने गोल्ड खरीदा, जैसे मान लेते हैं किसी ने गोल्ड खरीदा है और उसे लगता है कि मेरे घर में गोल्ड सेफ नहीं है, तो वो बैंक में लॉकर यहाँ पर खुलवाएगा और बैंक में रखेगा, तो वो सर्विस है। ऑब्वियसली वहाँ पर कोई गुड हमको बैंक बेच थोड़ी ना रहा है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसा थोड़ी ना मैनेजर वहाँ पर कुछ लॉकर बेच रहा है बैठ के, ठीक है। लॉकर मैनेजर नहीं बेच रहा, लॉकर वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है और उसका रेंट जाता है, तो ये सब सर्विस हो गई। बड़ा सिंपल है, सर्विस और गुड्स। तो गुड्स हों या सर्विस हों, उनके आदान प्रदान पर टैक्स जो लगेगा वो हो गया हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन टू पे एन अमाउंट टू द गवर्नमेंट। ये हो गया लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, सॉरी। तो लीगल ऑब्लिगेशन है, एक कानूनी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। कानूनी जिम्मेदारी होती है पे करने की एक अमाउंट को गवर्नमेंट को, एक अमाउंट जो गवर्नमेंट को पे करना है, वो कानूनी जिम्मेदारी होती है, टैक्स जो है। बट वो भी तभी जब कानून के अंदर वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। मतलब अगर कोई टैक्स हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन हम पे बनती है, तभी तो हम टैक्स पे करेंगे ना। जैसे कि मान लेते हैं मेरी इनकम है महीने की 60,000 रुपये, ठीक, 60,000 पर मंथ और 7,20,000 पर एनम हो गई, ठीक है। 7,20,000 रुपीज़ मैं कमा रहा हूँ, बट मुझे टैक्स पे करना है ज़ीरो, कोई टैक्स नहीं पे करना, ज़ीरो टैक्स पे करना है। ज़ीरो टैक्स का मतलब नो टैक्स, ठीक है। तो जब मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि टैक्स का जो लॉ है, इनकम टैक्स लॉ, वो खुद कहता है कि 12 लाख तक अगर तुम्हारी इनकम है तब तुम्हें टैक्स जो है नहीं पे करना, 12 लाख के अगर ऊपर इनकम है तब तुम्हें टैक्स पे करना है। तो इसका मतलब क्या है कि लीगल ऑब्लिगेशन भी तब बनती है जब कानून बोलता है। जब उन कंडीशन में हम आ जाते हैं जैसे कि कानून ने बताई हैं, तब हम पर टैक्स एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अभी इसका हमने देख लिया कि जी का मतलब गुड्स हो गया, गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस का मतलब एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड्स, और टैक्स मतलब लीगल ऑब्लिगेशन। तो जीएसटी को और हमने खोल कर देख लिया। जीएसटी बेसिकली टैक्स है, ये हमें पता ही है। तो टैक्स किस प्रकार का है? अब इसका नेचर एंड टाइप देखने वाले हैं हम। नेचर एंड टाइप, ठीक है। तो नेचर एंड टाइप में पहले हम बात करते हैं टाइप की, फिर इसके बाद देखेंगे नेचर। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1, टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, ठीक है। जीएसटी का टैक्स जो है वो किस प्रकार का है? तो अब दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
तो हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जीएसटी किस टाइप का टैक्स है। तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये एक जो है शॉप है, ठीक है, ये एक शॉप है, ओके, शॉपकीपर की शॉप है, एसके की शॉप है, ठीक है, एसके इसका मालिक है। और यहाँ पर एक बंदा है, बच्चा है, इवन बच्चा, बंदा बड़ा भी नहीं है, बच्चा है, छोटा बच्चा, इसका नाम है पोपू। पोपू यहाँ पर क्या कह रहा है कि दुकान पे जाता है पोपू और कहता है 40 रुपीज़ दे के कि मुझे एक डेयरी मिल्क दे दो, कैडबरी डेयरी मिल्क। तो ये पोपू कहता है कि कैडबरी डेयरी मिल्क एक मेरे को दे दो 40 रुपये वाली। तो दुकानदार इसको क्या क्या करेगा कि डेयरी मिल्क दे देगा, ठीक है। दुकानदार सिंपली एक डेयरी मिल्क इसको पकड़ा देगा कि ले ले पोपू डेयरी मिल्क। पोपू ने अपना डेयरी मिल्क उठाया और घर पे आया, या फिर रास्ते में ही जहाँ पर भी उसे मौका मिला वहाँ पर उसने डेयरी मिल्क ख़त्म कर ली। अब आप देखोगे कि यहाँ पर पोपू, एक छोटा बच्चा 40 रुपये की डेयरी मिल्क खा रहा है, इसका जीएसटी से लेना देना है क्या? तो ज़रा ध्यान से समझना, इसका लेना देना है। पोपू को नहीं पता कि वो टैक्स पे करके आया है, बट आपको पता हो जाएगा जब आप यहाँ पर डिस्कशन समझेंगे, सुनेंगे। जैसे ही पोपू ने 40 रुपये इस दुकानदार को दिए, तो यहाँ पर जो है, जो ये 40 रुपये दुकानदार को आए, ये जो है इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है। यहाँ पर दुकानदार ने जो सप्लाई करी है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, पैकेट पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि पोपू ने जो चॉकलेट खरीदी है, उसकी जो पेमेंट करी है, वो उसे पता है 40 रुपये मैंने करी है, लेकिन उस 40 रुपये के अंदर ही टैक्सेस भी इंक्लूड हैं, खुद बाकायदा पैकेट पे लिखा होता है। तो इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस का मतलब जो जीएसटी है उसमें उसने इंक्लूडेड है, 40 रुपये के चॉकलेट के अंदर ही जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जीएसटी जो है, जीएसटी रेट ऑन चॉकलेट जो है वो 18% है। कितना है? 18%। वो है 18%, 18%। एग्जाम्पल हमने ले लिया कि ये कितना है, 18% जीएसटी का इस पर रेट है चॉकलेट के ऊपर। तो अब जब पोपू ने कितने रुपए दिए हैं? 40, और पोपू ने तो कोई जीएसटी इसके ऊपर से अलग से दिया नहीं है, तो उसमें देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो 40 रुपये के अंदर ही 18% जीएसटी दे चुका है ऑलरेडी, पोपू को पता भी नहीं है। तो इसमें कितना जीएसटी वो कैलकुलेट करते हैं, कितना टैक्स उसने पे किया वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 40 रुपये दिए, 40 रुपये, और वो 18% उस पर जो है उसके अंदर इंक्लूड है, नॉट उसके ऊपर बट उसके अंदर इंक्लूड है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है 118% से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रेट का जो अमाउंट निकल के आएगा जीएसटी का, वो होगा 6.10 रुपीज़, ठीक है। ये जीएसटी का अमाउंट है, इतना जीएसटी पोपू ने दिया है 40 रुपये के अंदर ही। अब पोपू को तो पता नहीं, बट कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को तो पता है, रेगुलेटर्स को तो पता है कि भैया दुकानदार ने पोपू से 6.10 पैसे, 6 रुपये 10 पैसे, 6.10 रुपीज़ यहाँ पर जो है पोपू से जीएसटी के कलेक्ट करें हैं। यहाँ रेगुलेटर्स को तो पता है ना। तो सिंपली आप यहाँ पर ये समझो कि
₹40 की चॉकलेट के अंदर जीएसटी एक छोटे से बच्चे को भी देना पड़ा, उसको भी बख्शा नहीं गया। बट अब यहाँ पर जेन्युइन क्वेश्चन ये आना चाहिए आपकी तरफ से कि भाई साहब, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाना चाहिए, तो ये दुकानदार को टैक्स क्यों पे करा गया? टैक्स तो गवर्नमेंट को देना चाहिए ना। ये पोपू ने टैक्स दिया भी है, चलो मान लेते हैं, तो फिर इस दुकानदार को क्यों दिया? तो पहली बात तो मानिए मत, टैक्स दिया ही है, 100% पोपू ने टैक्स दिया है उस चॉकलेट के अंदर। ₹40 के अंदर टैक्स भी था। जब 6.1 रुपीज़ का टैक्स है तो 33.90 रुपीज़ का यहाँ पर क्या होगा, उसका वैल्यू होगा, जो भी चॉकलेट है उसकी वैल्यू हो गई, और बाकी टैक्स हो गया 6.1 रुपीज़। तो पहली बात तो ये कंफर्म है कि दिया है 100% टैक्स, और ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया, ये बस जेन्युइन क्वेश्चन है। तो अब इसको आगे जो है जीएसटी एक्ट, जीएसटी कहता है, जीएसटी हम ये समझ रहे हैं ना कि क्या जीएसटी, देखिए जीएसटी है क्या। जीएसटी कहता है कि एसके, सुनो, तुमने जो टैक्स कलेक्ट किया है, सुनो भाई, एसके, जो तुमने टैक्स कलेक्ट किया है ना पोपू से 6.1 रुपीज़ का, वो दो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहती है कि वो दो जीएसटी डिपार्टमेंट को। ऑब्वियसली दोनों चीज़ सेम है, गवर्नमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट एक ही बात हो गई है ना। तो अब जीएसटी गवर्नमेंट को या जीएसटी डिपार्टमेंट सेम थिंग, दोनों ही गवर्नमेंट है, दोनों ही चीज़ है, एक ही बात है। तो एसके को लॉ कहता है, लॉ कि एसके इनको पैसा दो जो तुमने कस्टमर से कलेक्ट किया है। तो एसके क्या करेगा, ये 6.1 रुपीज़ जो है, 6.1 पैसा, ये क्या करेंगे, एसके क्या करेंगे, इस जीएसटी के अमाउंट को गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे ना प्रोसेस हुआ कैसे है, प्रोसेस हुआ कैसे है। टैक्स का अमाउंट जो है, आपको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर करके दिखाऊंगा। टैक्स का अमाउंट जो ये था ना 6, शुरुआत में कहाँ से आया, पोपू ने दिया 6.1, किसको दिया, एसके को, और एसके ने उठा के कहाँ दिया, गवर्नमेंट को। तो सीधा पोपू ने गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया, सीधा पोपू ने गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया? इसका पहला क्वेश्चन जो है ना, सीधा गवर्नमेंट को पोपू ने क्यों नहीं दिया, इसका सिंपल आंसर ये है कि गवर्नमेंट को देने के लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। बाकायदा तुम्हारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए, तभी तुम जो है जीएसटी डिपार्टमेंट में पेमेंट कर पाओगे। तो पोपू बेचारा 2-3 साल, 4-5 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 4-5 साल का बच्चा जीएसटी में गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएगा? ऐसी कहाँ की बेवकूफ़ी गवर्नमेंट करेगी, है ना। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी ना, और करवाएगा ही नहीं कोई भी रजिस्ट्रेशन ऐसे। मैं खुद नहीं करवाया आज तक रजिस्ट्रेशन, मुझे क्यों जरूरत पड़ी है, मुझे कुछ खरीदना है तो मैं तो करवाता नहीं रजिस्ट्रेशन, है ना। तो उन्हें तो पता ही है गवर्नमेंट को कि ऐसे कोई थोड़ी ना टैक्स पे देगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को, भाई अच्छा मैंने चॉकलेट खरीदी है, अच्छा तुम्हारा इतना हुआ, गवर्नमेंट को कितना देना है, 6.1 रुपीज़, ठीक है मैं रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, फिर मैं 6.1 पैसा गवर्नमेंट को दूंगा टैक्स का। ऐसे नहीं होता। तो गवर्नमेंट में बीच में इंटरमीडिएट बना दिया, किसको, बिजनेसेस को बोला कि कस्टमर्स से जो तुम जीएसटी चार्ज करोगे वो तुम हमें कलेक्ट कर करके हमारे को ट्रांसफ़र करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोसेस कैसे हो रहा है कि डायरेक्टली ना होकर गवर्नमेंट को, पहले आया पोपू के पास, फिर गया यहाँ पर गवर्नमेंट को। ठीक है, कैसे हुआ, पहले आया पोपू से एसके के पास, और फिर आया यहाँ पर गवर्नमेंट को। तो 2 स्टेजेस में यहाँ पर जो है टूट कर पैसा गया टैक्स का। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए अब इसका टाइप पता लगेगा हमें। हम टाइप पढ़ रहे थे, भूल मत जाना कभी यहाँ से खो जाओ। देखो हम टाइप पढ़ रहे थे ना कि किस प्रकार का जीएसटी है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। तो अब आप खुद समझ गए होंगे कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। एक बार और फिर से बता देता हूँ कि पैसा डायरेक्ट नहीं आया, पैसा आया एसके के पास, एसके से गया गवर्नमेंट के पास। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कैसा हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहाँ पर भी हम टिक कर देते हैं, कौन सा हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नॉट डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि पोपो की जेब से निकलकर डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं गया, पहले गया सप्लायर के पास। सप्लायर मतलब
एसके, पहले गया एसके के पास और फिर एसके ने दिया गवर्नमेंट को, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, घूम फिर के गया। पर असर किसकी जेब पर पड़ा? पोपू की, क्योंकि यहाँ पर एसके ने तो चवन्नी भी अपने पास से नहीं दी। एसके ने क्या दिया? यहाँ पे कुछ दिया एसके ने, देख लो। एसके के पास है थोड़ी ना, इतना पैसा उसने उठाया टैक्स का पोपू से, और इतना ही पैसा वहाँ गवर्नमेंट को दे दिया। तो बर्डन किस पे गया? सारा पोपू पे टैक्स का गया। इस बर्डन की वजह से अब पोपू, एक छोटा सा नॉर्मल बच्चा जिसके पास नॉर्मली 100-200 रुपये होते हैं चॉकलेट वॉकलेट खाने के लिए, अब वो बंदा बेचारा 100-200 रुपये मात्र उसके पास है। अब सरकाइज़म समझते हो? सरकाइज़म वो बोल रहा हूँ, उस प्रकार से बोल रहा हूँ। तो मात्र बेचारे के पास 200-300 रुपये रहते हैं चॉकलेट खाने के, उसमें भी गवर्नमेंट हर 40 रुपये पे 6.1 पैसे जीएसटी ले रही है। उसमें से अगर वो खर्चा कर रहा है तो उसमें से भी बच्चे से भी जीएसटी ले रही है, कोई हिसाब भी है। आप एग्जांपल ले लो, 300 रुपये अगर यहाँ पर पोपू ने बेचारे ने चॉकलेट खा भी ली, चॉकलेट ले ली, और 300 रुपये अगर किसी को दिए वेंडर को, तो 300 रुपये में टैक्स कितना बनेगा? 18% के हिसाब से। खाने पीने की चीज़ों के साथ 12% है टैक्स, देखना पड़ेगा इसका चॉकलेट पर कितना है, पर देखते हैं एग्जांपल के लिए 18 ले लेंगे। तो 18% के हिसाब से टैक्स बनेगा। यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 45.8 तो अब इस बेचारे से लगभग 45 रुपये गवर्नमेंट ने ले लिए। देखो ऐसा नहीं है, देखो टैक्स तो जो है एक्सपेंडिचर बेस है। ये बस मैं तुम्हें यहाँ इस बात को बताने के लिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि टैक्स का नेचर कैसा है, टैक्स का नेचर कैसा है, ठीक है। तो यहाँ 300 रुपये का खर्चा करा उसने, 45 रुपये लगभग उसके टैक्स में चले गए। और है कौन? एक छोटा सा बच्चा, मामूली सा। तो टैक्स का जो होता है ना, टैक्स का नेचर 2 प्रकार से हो सकता है ना। एक तो हो सकता है प्रोग्रेसिव, और एक होता है रेग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव जो है जीएसटी नहीं है, जीएसटी रेग्रेसिव है। क्यों? क्योंकि वही बात है, जो बेस जो है वही बात है। क्यों है? क्योंकि भाई साहब, एक छोटे बच्चे से भी तुम 300 रुपये का खर्चा अगर वो कर रहा है तो उसमें 45 रुपये का टैक्स ले रहे हो, भले ही उसकी इनकम हो या ना हो। अभी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे मान लेते हैं कि इसका नाम है रंजीत। अब इसकी रंजीत की जो है जॉब नहीं रही, जॉब छूट गई, काफ़ी परेशानी, अभी टाइम थोड़ा सा डाउन चल रहा है बंदे का। अब वो शॉप पे गया, उसके पास जो है मान लेते हैं उसकी इनकम बहुत कम हो चुकी है, उसके पास 400 रुपये थे, ठीक है। उस 400 रुपये में उसने एक बैग खरीदा, आटे का बैग, है ना। ये आटे का जो बैग है ये 400 रुपये में इसने खरीदा। इसके अंदर भी जीएसटी इसने पे करी है, जीएसटी इसने पे करी है, इसके अंदर भी इसने टैक्स पे करा है। तो अब देखो, जिस बंदे के पास मात्र 2-4 हज़ार रुपये ही हैं, 400 रुपये बड़ी मुश्किल से उसके पास हैं, जिससे वो यहाँ पर अपना घर खर्च के लिए स्पेंडिंग कर रहा है, फिर भी उसे टैक्स देना पड़ रहा है। कोई गरीब से गरीब क्यों ना हो, इसकी तो जॉब छूट गई, मान लेते हैं बेगर है, कोई भिखारी है, तो वो भिखारी अगर दुकान पे से सामान ले रहा है, ठीक है, कि भैया बिस्किट दे दो एक, ठीक है, पार्ले जी दे दो, तब भी उसको जो है यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। 5 रुपये के बिस्कुट के अंदर भी उसको जो है यहाँ पर टैक्स का जो है कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पर कंसेशन नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी कि भाई तू यार गरीब है, तेरे पास तो बड़ी सिचुएशन ख़राब है, तू टैक्स मत दे, तू बस वैल्यू का जो है इसका जो है वैल्यू दे दे, कमोडिटी की वैल्यू दे दे, बस जितने की ये है, टैक्स रहने दे। बट नहीं, टैक्स तो भैया जीएसटी तो बेगर को भी देना पड़ेगा। इसी वजह से ये रेग्रेसिव है, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है,
रेग्रेसिव है, जिससे कि इसका मतलब सब पे एप्लीकेबल है, चाहे तो गरीब है, चाहे तो अमीर है, चाहे तो अंबानी है, चाहे तो अमनपुरी है, चाहे तो बादलपुरी है, चाहे तो एनीथिंग कुछ भी हो। टैक्स अगर तेरी जेब से निकलना ही है तो कुछ भी कमोडिटी गुड सर्विस जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है वो तो यहाँ पर अगर उठा रहा है, उन्हें कंज्यूम कर रहा है तो टैक्स तुझे देना पड़ेगा। तो इसलिए इसे कह रहे हैं प्रोग्रेसिव। तो सारी बातें हमारी, इसीलिए इसको रिग्रेसिव कह रहे हैं। सारी बातें हमारी दो जो बात थी क्लियर कंप्लीट हो गई हैं। जो आज का टॉपिक था कि जीएसटी क्या है, जीएसटी का नेचर हमने देख लिया, टाइप ऑफ जीएसटी देख लिया। हाँ, एप्लीकेबिलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो एप्लीकेबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।